हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नाइट लवेंजर में, जहाँ मैं आपके साथ प्रॉमिस इन पीसेस का 7 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। देर से आने के लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने तो कहने को हम सफ़र के सेकेंड लास्ट एपिसोड में बताया था कि रिकॉर्डिंग के साथ क्या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था। उसकी वजह से बहुत लफड़े हो गए एंड इस समय पितृपक्ष भी चल रहे हैं एंड मैं रात में रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, क्योंकि मुझे रात में ही टाइम मिलता है। लेकिन इस समय मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। मैं बालकनी के पास और छत पे रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो मुझे अलाउड नहीं है, इसलिए थोड़ा और लफड़े हो जाते हैं यहाँ पे। एंड मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी क्योंकि अभी मैं जस्ट सोकर ही उठी हूँ। ये जो मैं बोल रही हूँ मेरे पहले ही शब्द हैं, सो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ एंड बोलते बोलते ठीक ही हो जाएगी आवाज़। सो अब मुझे तो मैंने कह दिया है, अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में उन्होंने देखा कि जो अपना साउचिंग होता है वो बहुत घाटी की जंग जीत जाता है एंड सारे लोगों का कत्ल भी कर देता है, उनकी हत्या कर देता है। वो युद्ध जीतने के बाद जो अपना साउचिंग होता है वो और किसी ने महल की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्वियसली जो अपना साउचिंग था वही नेतृत्व कर रहा था एंड वो सभी लोग महल की तरफ जा रहे होते हैं। अभी जो अपनी मिहान होती है वो वन के सिंह जो महल था वहाँ पर खड़े होते हैं जगह पे। अभी तभी जो उनका एक सेवक होता है, जो कि युद्ध भूमि के अंदर तो नहीं था लेकिन युद्ध होते हुए उसने देखा था और जो भी कुछ वहाँ पे हुआ था उसे पता था, तो वहाँ से भागते हुए यहाँ आता है महल में और वो बहुत घबराया हुआ होता है, बहुत रो रहा होता है और आते ही सीधा जो म्यान थी उसके सामने आके गिर जाता है और बहुत ही फूट के रोने लग जाता है। अभी जो अपना किसी होता है वो और मैं उसे देख रहे होते हैं और अंदर ही अंदर उनके मन में शंका आ गई थी कि वो क्या बताने वाला है। अभी वो सेवक बहुत ही रोता रहता है, फिर वो मियान की तरफ देखता है और फिर वो वैन की तरफ देखता है और फिर वापस से वो मियान की तरफ देखता है और कहता है, रानी माँ हम युद्ध हार गए, राजा जी वीर गति को प्राप्त हो गए, वो नहीं रहे। अभी ये चीज़ सुनते ही वैन के सिंह और जो अपनी मियान थी वो तो एकदम से सुन्न पड़ जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो युद्ध हार है, इसलिए कि जो अपने वैन के सिंह के पिता हैं, मियान के पति, वो अब नहीं रहे। ये सुनकर जो अपनी मियान होती है वो तो ज़मीन पर ही गिर जाती है और बहुत रोने लग जाती है। वैन के सिंह एकदम ही शॉक्ड स्टेट में वहाँ पे खड़ा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। जो अपने सैंड्रू थे वो बहुत अच्छे राजा थे और जितने अच्छे राजा थे उतने ही वो अच्छे पति और पिता भी थे। वो हर कोशिश करते रहते थे कि उनकी पत्नी, उनका पुत्र, उनकी प्रजा सब खुश रहे। वो सबको खुश रखने की कोशिश करते थे। जब वैन के सिंह बचपन में सफ़र करता था और जितना उसने यंग एज में सफ़र किया है उतना सफ़र तो सैंड्रो ने नहीं किया, लेकिन सैंड्रो ने वैन के सिंह की वजह से भी काफ़ी कुछ सुना था, काफ़ी ताने, काफ़ी बातें, मज़ाक होता था उनका कि जिनका लड़का तो ऐसा है, वो तो लड़कियों की तरह वीक है, ये राजा नहीं बन सकता, फलना ढिमकाना, ये सब बहुत सुना था उन्होंने। और बुरा तो कहने लगता है लेकिन उन्होंने कभी भी वैन के सिंह को या मियान को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया, क्योंकि इसके लिए वो क्या ही कहते हैं, ये तो कुदरत की देन है ना। अब उसकी इमेच्योर डिलीवरी हो गई, उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी और वो बेटा है उनका, उसमें कोई गलत आदत नहीं है, अच्छा है। तो दुनिया वाले कुछ भी बोले लेकिन वो एक पिता होने के नाते अपने बेटे पे नाज करते थे और वैन के सिंह भी उन्हें बहुत चाहता था, बहुत ज़्यादा, और मियान तो उन्हें पूछती थी। तो अभी वैन के सिंह ने और मियान ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खो दिया था, वो इंसान जिनकी वो दोनों पूजा करते थे। अभी वैन के सिंह और मियान रो ही जा रहे होते हैं, वो सेवक भी वहाँ पे रो रहा होता है, फिर उठ के वहाँ से चला जाता है। अभी जो अपना साउचिंग होता है वो तो महल की तरफ आ ही रहा होता है और उसके चेहरे पर तो रौनक ही अलग होती है। वो स्माइल कर रहा होता है, वो होती ना प्राइड वाली, घमंड वाली, वैसी स्माइल वो कर रहा होता है। अभी दुनिया वालों को तो यही लग रहा था कि
जो अपना साउचिंग है उसने इतनी बड़ी संपत्ति जीती है, लाइक जो बहुत बड़ी राज है, वो बहुत बड़ा है, बहुत संपन्न राज है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साउचिंग की उपलब्धि तो महल के अंदर थी, उसे जो चाहिए था, जो कोहिनूर जिसकी तलब थी उसे, वो तो हासिल करना भी बाकी था उसके लिए, और उसको पाने की भूख उसकी आंखों में दिख रही थी। लाइक जैसे मैंने कहा कि बिच्छू, साउचिंग और वोयान तीनों ही इस सेना में थे, तो अपना बिच्छू था वो साउचिंग के नेक्स्ट वाले और उस पर था। तो जो बिच्छू था वो साउचिंग की तरफ देखता है एंड देख रहा होता है कि वो कितना हैप्पी है और कितना लाइक एक्साइटेड है वेन से मिलने के लिए, उसे देखता रहता है। फिर एक सैड सी स्माइल करता है, लाइक वो साउचिंग के लिए खुश था, पर वो अपना क्या करे, उसका दिल जो टूट रहा है उसका वो क्या करे। तो वो बस एक साइड से स्माइल करता है और वापस से सामने की तरफ देखने लग जाता है। एंड वो यहाँ तो बिल्कुल भी खुश भी नहीं था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अभी हमें मियान को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है, और वैन केसिंग अब उनके पास जाता है ज़मीन पे बैठकर उन्हें कंसोल कर रहा होता है। लाइक वो खुद इतना ब्रोकन था, बट ऑब्वियसली वो अपनी माँ को कंसोल करेगा ही, तो उन्हें कंसोल कर रहा होता है। अभी वहाँ पे वैनिंग भी आ जाता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक वहाँ पे नहीं था किसी रीज़न के कारण। अभी ऑब्वियसली उसे भी बात पता चल गई होती है, एंड पूरा महल, पूरा राज्य इस समय सकते में था कि अब क्या, अब तो वो लोग सभी लोग गुलाम बन गए हैं साउचिंग के, अब क्या होगा ये सब सोच रहे होते हैं। एंड उनसे तो चिंता हो रही होती है वैन केसिंग और मियान की कि उनका क्या होगा। अभी जो अपनी मियान होती है वो रो ही रही होती है, फिर अचानक से वो अपने आंसू साफ करती है और कहती है, वैन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अभी वैन कहता है, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से कहीं पे। अभी जो अपनी मियान होती है वो कहती है, नहीं तुम यहाँ नहीं रुकोगे, अगर तुम यहाँ रुके तो साउचिंग तुम पर अत्याचार करेगा, तुम उस राजा के बेटे हो जिसे उसने मारा है, इस सल्तनत के राजकुमार हो, तुम्हारे साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करेगा, यहाँ से जाओ जाओ। अभी जब अपने वैन केसिंग होता है आपको छोड़कर हरगिज़ नहीं, कभी नहीं, ये जो मुश्किल आई है मैं इसका सामना करूँगा। अब ये जो अपनी मियान होती है वो वैन के दोनों गालों को पकड़ती है और कहती है, मेरे बच्चे मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कहता है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, सुना आपने, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और अगर जाऊँगा तो आपके साथ, आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अभी वो कहती है, मैं यहाँ से तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हें जाना होगा। अभी वो फिर वैनिंग की तरफ देखती है और कहती है, वैनिंग इसे लेकर जाओ यहाँ से। अभी जो वैनिंग होता है वो बस उन दोनों को देख रहा होता है, वो भी बेचारा एकदम से ही रुआसा हो गया होता है और बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली नज़रों से जो अपनी मियान थी उन्हें देख रहा होता है और वैन केसिंग को देख रहा होता है। अभी जो अपना वैन होता है कहता है, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अभी जब मियान होती है वो कहती है, तुम्हें मेरी कसम है वैन, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ जो होगा वो मैं देख लूँगी, और तुम कभी भी यहाँ वापस मत आना, कुछ भी हो जाए वापस मत आना, अब जाओ। अभी वैन केसिंग तो इतना ज़्यादा दुखी हो गया होता है कि लाइक ये उसकी माँ क्या कर रही है उसके साथ, कसम में बांध रही है और उसे अपने आप से इतना दूर भेज रही है। फिर वो वैनी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वैनी इसे लेकर जाओ अभी जल्दी। अभी जो अपना वैन होता है वो फिर अपनी माँ को कस के हक कर लेता है और वो बहुत रोने लग जाता है। लाइक एक पल में उसका सारा संसार उछड़ गया, उसके फादर मर गए और उसकी मदर भी उसे खुद से दूर कर रही है, वो लोग जो उसकी दुनिया है, और जिस दुनिया को छोड़कर उसे जाना होगा अब, तो ये भी एक तरह की मृत्यु हुई थी उसके लिए। वो भी बहुत गुस्से में था साउचिंग के लिए, बहुत ज़्यादा गुस्से में। अभी वो अपनी माँ को हक किया होता है और रोते हुए और गुस्से में ही बोलता है, माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा, और जिसने हमारे साथ ये सब किया है ना उसको मैं आपके कदमों पे लाकर मारूंगा। जिस इंसान ने आपका सुहाग, आपका पति जीना है, मुझसे मेरे पिता को जीना है,
मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा माँ। मैं वापस लौटूंगा माँ, आपके लिए, अपने बदले के लिए, इस राज्य के लिए। मैं वापस लौटूंगा। मेरी राह देखना माँ, मेरी राह देखना। अभी जो उसकी मम्मा होती है लाइक म्यान, वो बहुत रूडी होती है। वो फिर विन को खुद से अलग करती है, उसके फोरहेड पे, उसके गाल पे किस करती है रोते हुए। और विन जो होता है उनकी आंसू सब करता कहता है मैं वापस आऊँगा आपके लिए। हाँ, अपने बेटे पर विश्वास रखिएगा। अभी वो हामी से डराती हैं और फिर वैनी की तरफ देखती है और कहती है इसे लेकर जाओ यहाँ से अभी। अभी जो वैनी होता है फिर वैन के पास आता है जो कि ज़मीन पर बैठा हुआ था। वो उसकी शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है चलिए राजकुमार यहाँ से। अभी जो अपना वैनिंग होता है उसकी तरफ वैन देखता है और फिर वापस से म्यान की तरफ देखता है, उसकी फोरहेड पे किस करता है, फिर उठ जाता है और कहता है मेरी प्रतीक्षा करना माँ। अभी वो जो थी उस देख के बस स्माइल करती है, अपनी रोते हुई आंखों से उसे देख रही होती हैं। अभी वैन केसिंग और फैनिंग वहाँ से चले जाते हैं, जो महल का पीछे वाला गेट था वहाँ से वो वहाँ से निकलते हैं तो पाते हैं कि गेट के बाहर उन दोनों के जो घोड़े थे वहाँ पर पहले से तैनात है, जो म्यान ने करवा दी थी जब तक वो लोग यहाँ पे आए थे ना, मतलब गेट के पास। तब तक म्यान ने आदेश देकर उन दोनों घोड़ों को वहाँ पर तैनात करवा दिया था। अभी जो अपना वैन होता है वो एक बार पलट के महल को देखता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है इस समय। अभी वैनिंग उसकी शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा राजकुमार। अभी वैन उसकी तरफ देखता है, फिर खुद को संभालता है और फिर वैन केसिंग और वैनिंग दोनों ही घोड़ों पे बैठ जाते हैं जो उनके थे और फिर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अभी वो लोग थोड़ी दूर वहाँ से निकलते हैं, तब तक जो अपना ज़ाओजिंग था वो अपनी सेना के साथ महल में आ जाता है। अभी जब वो लोग महल में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पूरा ही अलग ही माहौल चल रहा है। वहाँ पर ना जितनी भी स्त्रियाँ थी उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, कुछ लोगों ने जहर खा लिया था और कुछ स्त्रियों ने आत्मदाह कर लिया था। लाइक वहाँ पर जितनी महल में स्त्रियाँ थी उनमें से कोई बचा नहीं था सिवाय अपनी म्यान के। अभी ये मंजर देखकर जो अपना वुयान था उसे बहुत बुरा लग रहा था। अभी बस ये सब देख रहा था एकदम ही न्यूट्रल एक्सप्रेशन लिए, लाइक उसे ना खुशी हो रही थी सब देखकर, ना ही दुख हो रहा था। उसके लिए सब चीज़ों की कोई मायने ही नहीं था, उसके लिए बस इतना मायने रखता था कि जो अपना ज़ाओजिंग है वो क्या चाहता है। तो वुयान को बुरा लग रहा था एंड ज़ाओजिंग का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि यहाँ पर इतने लोग मर गए, युद्ध में इतने लोग मर गए बिना बात के। उसे बस इस बात से फ़र्क पड़ता था कि अब वैन केसिंग उसका है। खैर अभी वो लोग महल के और अंदर आ जाते हैं। लाइक पहले तो वो जो महल का एरिया था उसके अंदर आए थे, फिर महल के अंदर आए थे। अभी वो उस जगह पे आ गए थे जहाँ पर वो सिंहासन होता है ना, वहाँ पर वो आ गए थे और सिंहासन जो जगह थी उसके सामने ही अपनी म्यान खड़ी थी। अभी जो ज़ाओजिंग होता है वो उसे देखता है और म्यान अभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से, घिन और घृणा से देख रही होती है और इससे ज़ाओजिंग का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अभी जो वुयान था वो उन्हें देख रहा था और उसकी नज़रें ही नीचे हो गई थी उन्हें देखकर, जबकि म्यान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था एंड बिच्छू तो न्यूट्रल था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ों को लेकर। अभी जो अपना ज़ाओजिंग था वो जब से यहाँ पे आया था वो अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था पर उसे वैन केसिंग देख ही नहीं रहा था एंड स्टिल यहाँ पर फिर जिसने मैन को देखा था उसके बाद भी वो अपनी नज़र इधर उधर कर रहा था बट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ वैन केसिंग। अभी जो अपना ज़ाओजिंग होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उससे समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। जब तक वो यहाँ पर पहुँचा है तब तक कुछ ना कुछ कांड यहाँ पे हुआ ज़रूर है। अभी जो अपना ज़ाओजिंग होता है वो फिर जो अपनी म्यान थी उसके पास आता है और कहता है वैन केसिंग कहाँ है। अभी जो म्यान थी वो उसे बस घूर के देखे जा रही होती है। अभी जो अपना ज़ाओजिंग होता है वो कहता है मैंने पूछा वैन केसिंग कहाँ है। अभी म्यान चलो उसे घूर के देखे जा रही होती है बहुत गुस्से में। अभी जो अपना ज़ाओजिंग होता है वो जो उसकी खून से सनी तलवार थी जिससे उसने लास्ट टाइम जो अपना ज़ैनरी था उसका ही कत्ल किया था, वो तलवार उसकी गर्दन पर रखता है और कहता है ये तलवार देख रही हो, इसी तलवार से मैंने तुम्हारे पति की जान ली थी। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वैन केसिंग कहाँ है तो मैं भी तुम्हारे पति के पास भेज दूँगा। अभी जो म्यान होती है वो
उस तलवार को देख रही होती है, बहुत ही इमोशनल हो गई होती है उस तलवार को देखकर वो। एंड रिसेंटली उसमें ज़ेनरियो का ही खून लगा था और वो गीला ही था। वो उस खून को देखती रहती है, फिर एक सैड सी स्माइल करती है उसे देखते हुए। फिर जो अपना सार्जन था उसे देख रही होती है और उसे देखते हुए कहती है, मृत्यु कब है तुम जैसे लोगों को लगता है, मुझे नहीं। मैं अपना जीवन और जीवन जीने का कारण दोनों ही खोकर यहाँ खड़ी हूँ। चाहो तो इस निर्बल स्त्री पर प्रहार करके इसकी हत्या करके अपने पौरुष और अपनी वीरता का प्रभाव दे सकते हो तुम, किंतु जब तक मेरे शरीर में एक रक्त का कतरा भी बाकी है तुम्हें वैन गेसिंग का पता तो मैं नहीं बताऊंगी। अभी जब नज़ार्जन होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तलवार को आगे अपनी तरफ करता है और खींच कर उसे मारने वाला होता है। मियाँ ने अपनी आंखें बंद कर दी, तभी जो अपना वो यहाँ तो कहता है, पिताजी रुक जाइए। अभी वो ये कहकर जो तलवार से उसे पकड़ लेता है, लाइक वो अपने सार्जन का हाथ ही पकड़ लेता है। सार्जन इसमें क्रेजी हो गया था, वरना उसने आज तक कभी भी किसी स्त्री पर ऐसे प्रहार नहीं किया था, किसी निर्बल स्त्री पर तो बिल्कुल भी नहीं। पर वो वैन गेसिंग के लिए इतना पागल था, उसे वैन गेसिंग हर हाल में अपने सामने चाहिए था अभी के भी। तो इतना भी सोच नहीं रहा था इसके सामने कौन खड़ा है, कोई स्त्री खड़ी है, निर्बल है, निहत्था है, उसका पति उसने मारा है, कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। अभी जब अपना सार्जन होता है वो फिर जो अपने वो यान था उसने उसका हाथ पकड़ा था ना, तो उसे गुस्से में देखता है। अभी जो अपना वो यान होता है फिर उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, किंतु एक निर्बल स्त्री पर ऐसे प्रहार करना शूरवीरों को शोभा नहीं देता। अभी जो अपना सार्जन होता है वो फिर जो मियान थी उसे देखता है। मियान उसे देखकर बस एक कोल्ड स्माइल कर रही होती है। अभी जो अपना सार्जन होता है वो फिर तलवार को पकड़े हुए होता है, पर उसे मारने का इरादा वो छोड़ देता है। अभी वो फिर जो अपनी मियान थी उसके पास आता है, लाइक बहुत पास नहीं, थोड़ा से पास था और कहता है, बहुत बड़ी भूल की है तुमने, बहुत बड़ी भूल, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा मियान। यहाँ जितनी औरतें मरी हैं निसंदेह तुमने उन्हें मरते देखा होगा, तुम्हें भी उनके साथ मर जाना चाहिए था। अब बस तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मृत्यु के लिए तुम्हें तरसा दूंगा और तुम्हें मृत्यु भी नहीं आएगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मियान कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो, जितना भी मेरे साथ अत्याचार करना चाहते हो कर लो, किंतु मैं मृत्यु के लिए भीख कभी नहीं मांगूंगी। ये आंखें जब तक तुम्हारी बर्बादी नहीं देख लेती, जब तक तुम्हारे इस घमंड को टूटते हुए नहीं देख लेती, मैं मरूंगी नहीं, चिंता मत करो। अभी जो सार्जन होता है कहता है, देखते हैं, सैनिकों इन्हें अभी कारागार में डाल दो। अभी जो मियान होता है वो मियान की तरफ देखता है, मियान उस तरफ देख ही नहीं रही होती है। जो सैनिक होते हैं वो फिर उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें कारागार में लेके जाने लगते हैं। एंड स्टिल जो अपनी मियान होती है वो सार्जन को देख ही रही होती है और बस कोल्ड स्माइल कर रही होती है। अभी वो जा ही रही होती है, तभी जो अपना सार्जन होता है वो पलटता है और बिच्छू की तरफ देखता है, कहता है, वैन को ढूंढो किसी भी हालत में, वो मुझे यहाँ चाहिए, हर हालत में, हर कीमत पे तुम उसे लेकर ही लौटोगे। अभी बिच्छू कहता है, जी पिताजी आपकी आज्ञा का पालन होगा, और ये कहकर वो वहाँ से सैनिकों के साथ चला जाता है। अभी जो मियान होती है उसका ये बात सुनकर तो दिल ही धक से कर जाता है। वो मन में कहती है, हे देवी माँ मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा, इन दरिंदों के हाथ वो लगने नहीं चाहिए, मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लीजिए माँ, एक माँ की विनती स्वीकार कर लीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा। अभी हमें वैन गेसिंग और गाँव वैन को दिखाया जाता है जो कि घोड़े से जो वो धरती से निकलने के लिए तेज़ रफ्तार से भाग रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ से जाएंगे कहाँ पे, लेकिन उन्हें बस यहाँ से निकलना था अभी हर हालत में। अभी लोग जा ही रहे होते हैं और जो अपना बिच्छू था ऑब्वियसली वो इतना समझदार तो है ही, ये लोग बाहर के रास्ते तो निकले नहीं हैं, ऑब्वियसली जो पीछे वाला रास्ता उसी से निकले होंगे और ऑब्वियसली वो भूत घाटी छोड़ने के बारे में ही सोच रहे होंगे। तो वहाँ से जो सरहद थी, जो पीछे वाला जो गेट था, वहाँ से सबसे पास वो एरिया था जहाँ पर
बुध घाटी की सरहद ख़त्म होती है, वहाँ पर जाने का रास्ता जो था वो बिच्छू को भी पता था, तो वो भी वहाँ उनके पीछे जा रहा था, वो जंगलों से होकर गुजरता था। तो अभी जो अपना वैनिंग था उसका और वैन केसिंग का पीछा अपने बिच्छू राजा और उनकी सेना कर रही थी। अभी वो काफ़ी स्पीड पे थे और जो अपना वैन केसिंग था वो ऑब्वियसली इतना तेज़ घोड़ा हैंडल नहीं कर सकता है, तो उसकी तबीयत तो ख़राब हो रही होती है क्योंकि वो भी स्पीड में ही चला रहा होता है। वैनिंग तो ठीक था और वैन केसिंग की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, स्टिल वो स्पीड को कम नहीं करता है। अभी वैनिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है राजकुमार अब ठीक है। अभी जो वैन होता है जो कि बहुत बुरी कंडीशन में होता है क्योंकि कांट हैंडल ऑल दिस थिंग, तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है जी राजकुमार। वो समझ रहा था कि वैन की तबीयत भी ठीक नहीं है, एक तो वो इतना परेशान है, ऊपर से ये सारी चीज़ें, तभी वहाँ से निकलना ज़रूरी था। तो उन लोग बस जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को पीछे से घोड़े की आवाज़ आती है। अभी जो मैंने बताया पलट कर देखता है, कहता है राजकुमार लगता है कि उन लोगों की सेना आ रही है यहाँ पे, हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। अभी जो वैनिंग होता है वो और वैन दोनों ही अपने घोड़े की स्पीड को तेज़ करते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो ऑब्वियसली उन लोगों को देख ही लेता है, वो कहता है रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अभी ऑब्वियसली उन लोग रुकने वाले तो थे नहीं इसकी धमकी से, तो वो तेज़ करके जा ही रहे होते हैं। अभी बिच्छू फिर वापस से कहता है रुक जाओ, ये मेरी अंतिम चेतावनी है, बट वो ऑब्वियसली वो लोग नहीं रुकते हैं। अभी जो बिच्छू होता है वो कहता है आक्रमण करो, परंतु इन पे नहीं, इनके अश्व पे, अश्व मतलब घोड़ा। तो वो लोग ऐसे करते हैं, कुछ सैनिक जो थे वो तीर मारते हैं उनके घोड़े पे, लाइक उनके पैरों पे घोड़े के, तो ऑब्वियसली वो डिसबैलेंस होता है जिससे वैनिंग भी गिरता है और जो वैन केसिंग भी गिरता है। पर वैन केसिंग जहाँ पे गिरता है ना उसकी साइड में पत्थर लगा होता है, तो जैसे वो गिरता है उसका जो घुटना था एक, वो पत्थर से ही जाके लड़ता है, और जब घुटने पे चोट लगती है तो कितनी तेज़ शरीर भरना आता है, तो वैसे होता है उसकी तेज़ लगती है, बहुत तेज़, और वहाँ से वो पलट के नीचे गिर भी जाता है जहाँ पर कांटे लगे हुए होते हैं। नीचे बिछे थे, मतलब बिछाए नहीं थे किसी ने, बस बिछे ही हुए थे, वो कांटों की ये जगह थी, वहाँ पर उसके मतलब बॉडी में कांटे भी लगे होते हैं और चोटों से लगी थी, और तबीयत तो उसकी वैसे भी ख़राब थी। तो मतलब वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसके बॉडी से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। वो जो वैनिंग होता है उसे भी लगती है, वो वैन की तरफ देखता है, कहता है राजकुमार। अभी जो वैन होता है उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। अभी वैनिंग तुरंत से उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, तब तक जो अपना बिच्छू था वो उसकी सेना भी वहाँ पे आ जाते हैं। अभी वैनिंग जो अपना वैन था उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको इतनी चोट लग गई थी और इतना खून भी रहा था, वो उठ ही नहीं पा रहा था, लाइक एक घुटना बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, इतना दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, छिल भी गया था, ब्लीडिंग भी वहाँ पे शुरू हो गई थी, तो वो उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है, लेकिन अब उस सिचुएशन में वो निकल तो नहीं सकते थे क्योंकि सारे सैनिक वहाँ पे आ ही गए थे। अभी जो अपना बिच्छू होता है उन दोनों को दिखता है और कहता है आत्मसमर्पण कर दो। अभी जो अपना वैनिंग होता है वो कहता है कदापि नहीं। अभी जो बिच्छू होता है वो कहता है हाँ क्या। अभी जो वैनिंग होता है वो बिच्छू का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तायहू झील के राजकुमार सुनना नहीं जानते, सुन नहीं सकते? मैंने कहा कदापि नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ राजकुमार को यहाँ से जाना तो बड़ी दूर की बात है, आप में से कोई उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। अभी जब बिच्छू होता है वो उसके आप पे सरकास्टिकली हंसता है और फिर कहता है पहले तो मैं तुम्हारी एक बात का जवाब दे दूँ, मेरे कान बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, और दूसरी बात राजकुमार यही कहा तुमने, मेरे कान तो अच्छे से काम करते हैं, पर कदाचित आपकी ये जो स्मृति है ये काम नहीं करती। भूल गए हो वैनिंग, ये अब राजकुमार नहीं, हमारा एक गुलाम है और हम इसे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। अभी जब वैनिंग होता है तो आपको पहले मेरे प्राण लेने होंगे। अभी बिच्छू कहता है ठीक है सैनिकों। अभी वो लोग जो अपना वैनिंग था उसके पास आते हैं, तभी वैनिंग जो तलवार उसके पास लगी हुई थी, लाइक वो होती नहीं है कमान के पास लगाते हैं, उससे तलवार निकालता है और फिर उन लोगों को मारने लग जाता है।
लाइक उनसे लड़ाई करना चाहता है। वो लोग भी सब सैनिक थे, उनके पास भी तलवारें थी, इसके पास भी तलवार थी, और वैनिंग बहुत अच्छी तलवारबाजी कर रहा होता है, लोगों से बहुत अच्छा लड़ रहा होता है। और जो बिच्छू होता है वो उसे अप्रिसिएशन वाली नज़र से देख भी रहा होता है, क्योंकि वो अकेला था और लोगों से लड़ रहा था। और जो अपना वैन था वो बस अपने वैनिंग को देख रहा था, उससे बहुत चिंता हो रही थी अभी वैनिंग की, अभी वही तो है उसके साथ। और इतने सारे लोगों से लड़ना वो काफ़ी मुश्किल होगा उसके लिए, और वो हो भी रहा था, क्योंकि एक अच्छा तलवारबाज लड़ाई करने वाला होना अलग बात है, लेकिन इतने सारे लोगों से लड़ना अकेले, वो भी तब जब तुम अभी भी चोट से गिरे हो, मतलब चोट लगी हो तुम्हें, घोड़े से गिरे हो, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है ना। और उसके लिए हो भी रहा था, ब्लीडिंग उससे भी हो रही थी, पर वो फिर भी लड़ रहा था। और मैंने किस दिन को कहीं ना कहीं देखकर खुशी भी हो रही थी कि देखो जो अपना बैनिंग है वो उसके लिए कितना ज़्यादा वफ़ादार है। इस सिचुएशन में जब अब वो लोग हार चुके हैं, मैंने किस दिन राजकुमार भी नहीं है, लेकिन स्टिल उसकी वफ़ादारी कितनी ज़्यादा है उसके प्रति, उसको बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है। अभी जो वैन होता है उसे देख ही रहा होता है, और जो बिच्छू होता है फिर वैन किसी की तरफ देखता है, वो बस उसे देख रहा होता है, और उसे देखकर उसे बहुत जलन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा जलन। ये देखकर कि ज़ाओजिंग इस इंसान के लिए इतना पागल है कि वो उसके लिए इतना सब पागलपन कर रहा है, जबकि वैन कैसे ऑब्वियसली उससे अब हेट करता है। एंड फिर भी जो अपना ज़ाओजिंग है उसे पाने के लिए पगलाया जा रहा है। वो सब देख रहा था, उसे बहुत जलन हो रही होती है। वो फिर वापस से अपने वैनिंग की तरफ देखता है, और वैनिंग अभी बहुत घायल हो रहा होता है। लोगों से इतने लोगों से डील करना जबकि वो पहले से घायल है तो अभी मुश्किल होता है, और वो लोग उसके जो घाव थे उसी पे बार बार मार रहे थे, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। वो लोग उसे बहुत ही घायल कर दिए होते हैं। वो लड़के जो वैन था वो एग्जॉस्टेड हो गया था, और अभी वैन गेजिंग वापस से बहुत रोने लग गया था, उससे उसकी बहुत चिंता हो रही होती है। अभी जो वैनिंग होता है वो गिर जाता है ज़मीन पे अपने घुटनों के बल, और जो वैन होता है वो अब बहुत घबरा गया होता है। मीनवाइल जो अपना बिच्छू होता है वो अपने वैनिंग के पास आता है, जो कि अभी घुटनों के बल गिरा हुआ होता है, और जो अपना वैनिंग होता है वो अभी बिच्छू को ही देख रहा होता है। बिच्छू वैनिंग को देखता रहता है और फिर स्माइल करता है और कहता है अच्छा लग रहा होगा ना बहुत। अभी वैनिंग उसे गुस्से में दिख रहा होता है। अभी बिच्छू कहता है मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ़ में हो, होना भी चाहिए। वो थोड़ा सीरियस होता है और कहता है वफ़ादारी चीज़ ही ऐसी होती है, तकलीफ़ देती है लेकिन इंसान फिर भी उसे चुनता है। मैं समझ सकता हूँ। अभी वैन कैसे बहुत ही डरे हुए दिल से उन लोगों को देख रहा होता है, लाइक वैनिंग और बिच्छू को, और निर्णय करता है कि वो बिच्छू से कहेगा कि उसे लेके जाए, ताकि वो जो अपना वैनिंग है वो उसकी जान बख्श दे, क्योंकि उसे पता है कि लोग बहुत क्रूर है, उसकी जान ले लेंगे। एंड ऑब्वियसली बिच्छू उसकी जान लेने ही वाला था अगर वैन नहीं बोलता कुछ। तो बोलने ही जा रहा होता है, तभी जो अपना बिच्छू था उसके सीने पर तीर आके लगता है, एक हार्ट के पास, और एक जो शोल्डर वाला हिस्सा था ना, मतलब जहाँ पे शोल्डर शुरू होता है उसके ऊपर, और एक जो तीर था वो उसके लेफ्ट जो चेस्ट था वहाँ के लगता है। और वो एकदम ही हैरान हो जाता है। अभी वैन कैसे उस साइड देखता है, और जो अपना वैनिंग होता है वो भी उस साइड देखता है, और जो सैनिक थे वो भी उस साइड देखते कि लाइक उस साइड से कौन आ गया। हाँ, तो वहाँ पर अपना साहस इशू होता है कि बहुत ही स्पीड में अब उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। अभी बिच्छू ऑब्वियसली घायल हुआ होता है तो वो पीछे हट जाता है और गिर ही जाता है ज़मीन पे। लाइक तीन तीर लगना वो भी चेस्ट पर काफ़ी बड़ी बात होती है, तो गिर जाता है। और जो अपना वैन कैसिंग होता है वो बहुत हैरान हो जाता है उसे देख कर कि लाइक ये कहाँ से आ गए, और जो अपना वैनिंग होता है वो भी हैरान होता है। अभी जो सैनिक होते हैं वो सब उसे देख रहे होते हैं, और जो अपना जिशु होता है वो उनके पास था और कहता है आक्रमण, और वो सभी लोग जो थे वो उनके सैनिकों पे आक्रमण करने जाते हैं। एंड बिच्छू बहुत हैरान था कि लाइक ये कहाँ से आ गए, और इनका तो कोई अभी अधिकार भी नहीं है इस टेरिटरी में आने का, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये सारी जगह जो है वो अपने ज़ाओजिंग के अख्तियार में है, तो ये कहाँ से आ गए। लेकिन वो अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था कि वो शॉक में बहुत था। एंड जो अपना शिष्य होता है वो फिर घोड़े से उतरता है, और फिर जो सैनिक थे उनसे वो भी फाइट करने लग जाता है। लाइक जो शिशु के साथ सैनिक गए थे वो भी उनसे फाइट कर रहे थे, और कुछ सैनिकों से तो अपना शिशु ही फाइट कर रहा होता है। अभी जो वैनिंग होता है वो उन लोगों को देख के स्माइल करता है, लाइक जो सैनिक थे शिशु के उन्हें देखकर, और शिशु को देखकर खासकर स्माइल कर रहा होता है, और वैन कैसे बस उससे हैरानी से देखे जा रहा होता है। अभी जो अपना बिच्छू होता है
वो जो ज़मीन पे गिरा हुआ था वो अपने तीरों को अपने आप से खुद ही बाहर निकालता है। इससे ऑब्वियसली उसे बहुत पेन होता है, लेकिन स्टिल वो ऐसे करता है और खड़ा होता है और फिर जो उनके सैनिक थे उनसे लड़ने लग जाता है। लेकिन उसको भी बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है, वो भी काफ़ी चोटिल होता है, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहा होता है उससे लड़ने का। लेकिन वो ऑब्वियसली वो उस सिचुएशन में नहीं था कि उनसे अच्छे से लड़ पाए, तो उससे और भी ज़्यादा वो ज़ख्मी हो गया होता है। अभी वो चोटिल होकर ज़मीन पे गिर जाता है और लाइक उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। तो ऑब्वियसली इंसान जितना भी उसके अंदर वो हो विल पावर, लेकिन जब शरीर में ताकत ना हो तो वो कोई इंसान नहीं लड़ सकता। तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़ख्मी होकर ज़मीन पे गिर जाता है। एंड जो अपना ज़ीशु था उसकी सेना वो उन सभी लोगों को परास्त कर देते हैं, और उनमें से जो 2 थे जो अभी बहुत भयभीत हो गए थे उन्हें वो छोड़ देते हैं। अभी जो अपना ज़ीशु होता है वो उनमें से एक सैनिक जो कि ज़मीन पे बैठा हुआ होता है उसकी गर्दन पे तलवार रखता है और कहता है, जा रहा हूँ यहाँ से राजकुमार वैन और वैनिंग को लेकर, और तुम दोनों को इसीलिए बख्श रहा हूँ ताकि अपने राजकुमार को यहाँ से लेकर जाओ। वो व्यक्ति कहता है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं राजकुमार, ये नैतिकता के विरुद्ध है। अभी जब नदीश होता है वो हल्के से स्माइल करता है और कहता है, नैतिकता का ज्ञान मुझे तुमसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और ये कहकर वो फिर पलटता है और वैनिंग के पास जाता है और उसे फिर शोल्डर से उठाता है, और वैनिंग को देखते हुए ही जो उनके सैनिक थे उनसे कहता है, सैनिकों इन्हें अभी के अभी बग्गी में लेकर जाओ। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है, राजकुमार सहायता की आवश्यकता अभी मुझे नहीं, राजकुमार को है। और ये कहकर वो वैन की तरफ देखता है, और जो अपना ज़ीशु होता है वो भी रूट की तरफ देखता है। और वैन केसिंग अभी इतना पेन में था, इतना एग्जॉस्टेड था कि उसे चक्कर आ रहे होते हैं। वो जहाँ पर बैठा था ना उसी के ऊपर लाइक जो दीवार थी उस पर अपना सिर टिका लिया होता है, और वो हल्का हल्का ही देख पा रहा था कि सामने क्या चल रहा होता है। लाइक जो चल रहा है उसे दिख रहा था बट हल्का हल्का धुंधला धुंधला। अभी जो अपना ज़ीशु होता है वो उसे देख रहा होता है और फिर वैन की तरफ देखते हुए ही कहता है, इन्हें लेकर बग्गी में लेकर जाओ, राजकुमार को मैं लेकर आता हूँ। अभी जो सैनिक थे वो फिर अपने वैनिंग को पकड़ के लेके जाने लगते हैं। लाइक वो 2 सैनिक थे उसे पकड़ के लेके जाने लगते हैं वहाँ से। और जो अपना ज़ीशु होता है वो फिर वैन के पास आता है, और जो अपना वैन होता है वो अपनी धंधलाती आंखों से अपने ज़ीशु को देखता है। ज़ीशु उसके पास आके बैठता है और उसे कुछ सेकंड देखता है, फिर उसका ध्यान वो कांटों पे जाता है जो कि उसके शरीर पे लगे हुए थे। वो तुरंत से उनको उठाता है, जिससे ऑब्वियसली वैन को दर्द होता है, पर वो चिल्ला भी नहीं पा रहा होता क्योंकि वो ऑब्वियसली आधी बेहोशी और आधे होश में था। अभी जो ज़ीशु था वो फिर आराम से उन कांटों को निकालता है, और जो अपना ज़ीशु था फिर वो उसके ड्रेस का एक टुकड़ा फाड़ के अपने वैन के पाँव पे लगाता है, क्योंकि उससे ब्लीडिंग बहुत तेज़ हो रही थी। ब्लीडिंग तो वैसे उसके हाथ पैर से हो ही रही थी, पर वहाँ से ज़्यादा हो रही थी क्योंकि चोट वहाँ पे ज़्यादा लगी थी। वहाँ पे उसे बांधता है और फिर अपने वैन को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, और फिर उसको लेके जो बग्गी थी वहाँ पर आने लग जाता है। एंड इस मोमेंट तक जो अपना वैन था वो टोटली ही बेहोश हो चुका था। अभी जो अपना ज़ीशु था वो वैन की तरफ देखता है एक बार, और फिर उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, और फिर वो उसे बग्गी में बैठा देता है, और फिर उसके पास ही आगे वो बैठ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी तो कोई और चला रहा था। लाइक वो जो बग्गी थी उसे तो कोई और ही चला रहा था, और वो उसके पास बैठा हुआ होता है और उसे देख रहा होता है। लाइक ऑब्वियसली वो रोमांटिक वे में नहीं, वो सैड वाले वे में। अभी यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जो अपने ज़ैंड्रियो मरे थे, एंड मियान ने अपने वैन केसिंग से कहा था कि मतलब तुम यहाँ से चले जाओ, और उसे वैनिंग के साथ वहाँ से भेजा था। तो वहाँ पर एक सेवक था लाइक जिसने उन्हें बताया था ना खबर कि मतलब ज़ैंड्रियो नहीं रहा, मियान को बताई थी। उसने ही ये खबर वहाँ पर किसी और से भिजवाई थी 4 मौसम जागीर घोड़े के साथ, कि लाइक मतलब घोड़े पे जाए वो इंसान और जाके उन्हें जल्दी से बता दे कि मतलब ज़ैंड्रियो नहीं रहे हैं, और मियान ने मतलब वैन केसिंग को वहाँ से जाने के लिए कहा है, ये वो वगैरह वगैरह। लाइक जो भी सिचुएशन यहाँ पे थी वो उसने कहा था कि जाके उन्हें बता दे, ताकि वैन केसिंग की कोई हेल्प हो पाए, वैनिंग की कोई हेल्प हो पाए, अगर वो कर पाए तो। हाँ, तो ये खबर जैसे ही अपने जो अपने किन्हाय ज़ैन थे उन्हें मिलती है तो बिल्कुल ही टूट जाते हैं। लाइक जो अपने ज़ैंड्रियो थे ना वो अपने किन्हाय ज़ैन की बेस्ट फ्रेंड थे, एंड वो नहीं रहे, और वो इस सिचुएशन में उनकी कोई हेल्प ही नहीं कर पाए। इसका उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट था, लेकिन
अब वो वैन केसिंग की हेल्प करना चाहते थे और मियान की भी, पर वो उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अब वो टेरिटरी जो है, जो रियासत है, वो अपने ज़ाओजिंग के हाथों में है। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जो अपनी मियान थी उसके बारे में सोच कर जो अपनी उमंग थी वो भी बहुत रो रही होती है। जियांग भी रो रही होती है क्योंकि उसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। एंड उसे वैनिंग की भी चिंता हो रही थी, वैन की भी चिंता हो रही थी। एंड जीशू का भी सेम था, उसे भी मियान की, वैनिंग की, वैन की बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन अभी सब कुछ अपने किन हसैन के एक निर्णय पे था। वो जो चाहेंगे वही होगा क्योंकि जीशू खुद से नहीं कर सकता है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, एक रियासत का होने वाला राजकुमार है। उसका एक भी गलत फैसला, एक भी गलत कदम रियासत पे बात ले आ सकता है। तो वो बस चुपचाप खड़ा था। वो बहुत परेशान था, अंदर उसके अंदर तूफ़ान चल रहा था। उसे हेल्प करनी थी वैन की, उसे किसी भी हाल में उसे बचाना था। वो नहीं चाहता था कि साहब जैसे शासक के यहाँ तो वो किसी भी तरह की कोई चोट खाए, किसी भी तरह से टॉर्चर हो, उसे बर्दाश्त ही नहीं होता। लेकिन अभी सब कुछ इन्वेस्टमेंट के एक निर्णय पे था, वो हेल्प करना चाहता है या नहीं। अभी जब अपने किन हज़ार होते हैं वो भी क्या ही करते, वो सोच रहे होते कि वो क्या करे क्या करे क्या करे। फिर तभी उन्हें एक उपाय सूझता है। अभी वो जीशू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जीशू तुम अभी सैनिक लेकर बुध घाटी जाओ और फैन केसिंग और फैनिंग को यहाँ लेकर आओ। अभी जो अपना जीशू था वो तो इसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था। वो उनकी बात जैसे ही ख़त्म होती वैसे ही वहाँ से निकल जाता सैनिकों को लेकर। एंड ऑब्वियसली जीशू को भी इतना पता था कि जो अपना वैन केसिंग है वो कौन से रास्ते से, लाइक वैन के कौन से गेट से, किस रास्ते से बुध घाटी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा होगा। तो वो भी ऑब्वियसली उधर ही से आया था, लाइक उस सरहद को पार करके वो बुध घाटी में एंटर किया था। एंड अभी फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है एंड अभी ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, लाइक कहने को हमसफ़र के लास्ट चैप्टर में। उसके बाद इसके बाकी फिर रेगुलर ही इसके अपडेट आएंगे। सॉरी गाइस, अगर वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हुआ होता उस रिकॉर्डिंग के साथ तो अभी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ चुकी होती। लाइक आई एम सो सॉरी गाइस। एंड या नेक्स्ट चैप्टर उसका लास्ट चैप्टर ही होगा, उसके बाद तो इसी का ही अपडेट आएंगे। एंड वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी गाइस। एंड अभी मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जेवेंजू तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, हम मिलते हैं कहने को हम सफ़र के लास्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जेवेंजू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस। एंड वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। बाय। हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ब्राइट लवेंजो में, जहाँ मैं आपके साथ